नमस्कार साथियों क्लास 12th केमिस्ट्री में जैव अणु वाला जो अभी चैप्टर चल रहा है उसका आज ये 14वां लेक्चर है। अभी तक हमने 13 लेक्चर पढ़ लिए हैं और ये आज 14वां लेक्चर है। अगर आपको सारे लेक्चर सिस्टमेटिक देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सिस्टमेटिक पूरी यूनिट को ढंग से कंप्लीट कीजिए। मैंने कोई भी पार्ट इस यूनिट का नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक्स सारे पार्ट मैंने सिस्टमेटिक करवाए हैं। निश्चित ही आपको जब सारे वीडियो सिस्टमेटिक देखोगे, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे 14वां लेक्चर आ गया तो आपकी यूनिट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और इस यूनिट से कोई भी आपके डाउट्स जो है वो बाकी नहीं रहेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करें। आज का जो ये टॉपिक है एंजाइम्स का है और एंजाइम जो है क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आपने देखा होगा कि कई सारी केमिकल रिएक्शंस में अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि का नाम सुना होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। वहां पर आयरन क्या था, उत्प्रेरक था। एक और लेते हैं वहां पर मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक लेते हैं। ठीक है, तो कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें क्या लिया जाता है, कैटलिस्ट लिया जाता है, उत्प्रेरक लिया जाता है। तो हमारी बॉडी में भी पाचन की क्रिया जो किसकी प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती हैं, वो उनको क्या कहते हैं, अपन एंजाइम कहते हैं। मतलब एंजाइम एक तरह से क्या है, जैव उत्प्रेरक है, बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक है उत्प्रेरक ही, लेकिन कौन से, जैव उत्प्रेरक है, बायो कैटलिस्ट है। अगर एंजाइम अगर अपने बॉडी में काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपने जो खाना खाया है उस खाने के पाचन में लाखों साल लग जाए, कई साल लग जाए, तब जाके वो खाने का जो आपने जो खाना खाया है उसका डाइजेशन होने में कई साल लग जाएंगे। और अगर डाइजेशन होने में कई साल लग गए तो फिर आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फिर जीवन की कल्पना कैसे की जा सकती है, फिर कोशिका का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, फिर कोशिका से उत्तक कैसे बनेंगे, उत्तक से अंग कैसे बनेंगे और अंग से शरीर का निर्माण कैसे होगा। तो रिक्वायरमेंट होती है हमें डेली उठते ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस जो डेली अपन खाना खाते हैं उस खाने का पाचन भी जरूरी है, उस खाने का डाइजेशन भी जरूरी है। समझ में आया आपको? तो एंजाइम क्या है, जैव कैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है, बायो कैटलिस्ट है। तो एंजाइम का क्या बात करें यहाँ पे, एंजाइम की सबसे पहले एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोटीन के बारे में बात किया था, तो प्रोटीन क्या क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स मिलकर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और एमिनो एसिड्स में हमने बात करी थी कि एमिनो एसिड्स में NH2 CH2 COOH समूह होता है। ओके, तो यहाँ पर जो ये CH2 रहता है इसमें अलग अलग जो है R समूह, डिफरेंट टाइप का R समूह हो, उस आधार पर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। तो है इसमें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं कौन से, कौन होते हैं, प्रोटीन्स। तो ऐसे ही एंजाइम भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, है ना। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियाओं, जो शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, है ना, शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न शारीरिक क्रियाओं, भोजन का पाचन, श्वसन आदि में भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, एंजाइम, और इन्हें उत्प्रेरित करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये बहुत सारे एंजाइम्स दे रखे हैं अपनी बॉडी में। जैसे अपनों ने माल्टोज ले लिया, कार्बोहाइड्रेट, तो माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, माल्टेज एंजाइम लगेगा यहाँ पे। माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करेगा। इसी प्रकार से लेक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन चेंज करेगा, कौन सा एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम। इसी प्रकार से स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करना है तो कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पर, एमिलेज एंजाइम। एमिलेज एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करेगा। इसी प्रकार से जो सुक्रोज है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन चेंज करेगा भैया, इन्वर्टेज एंजाइम करेगा। इसी प्रकार से यूरिया को अमोनिया और CO2 में कौन चेंज करेगा, यूरिएज करेगा। समझ में आ रहा। और जो अपन जो प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन जो टूट रहा है, प्रोटीन किसमें, एमिनो एसिड्स में टूट रहा है, तो वहां पर भी ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम है, उन प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। प्रोटीन से क्या बनते हैं, एमिनो एसिड्स बनते हैं। तो ये ट्रिप्सिनोस और पेप्सिन क्या करेंगे, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करेंगे। इसी प्रकार से
अब मैंने बात करी थी कि डीएनए और आरएनए वो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है, और न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहते हैं हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइडों से क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, बेस शुगर, ठीक है, इसमें जो जुड़ते हैं शुगर फास्फेट आपस में जुड़ते जाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड के प्रमुख घटक कौन से, बेस, शुगर, फास्फेट, ये मैं बता चुका हूं। तो डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड है, इनसे न्यूक्लियोटाइड बनाना है, तो वहां पर कौन सा न्यूक्लियर एंजाइम काम करेगा, कौन सा एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियर एंजाइम काम करेगा। मेरी बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आपको कौन कौन से एंजाइम की ढेर सारे एग्जाम्पल है, माल्टेज है, लैक्टेज है, एमिलेज है, इन्वर्टेज है, यूरिएज है, ट्रिप्सिन्स है, पेप्सिन्स है, न्यूक्लियस है, ये सारे एंजाइम भाग लेते हैं इन सारी प्रोसेस के अंदर। बात को समझे। अब देखो इनके गुण, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं। ये किसी अभिक्रिया की गति को कितना गुना तक बढ़ा देते हैं, 1 करोड़ गुना तक बढ़ा देते हैं। मतलब अगर भोजन का पाचन होना है और एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है तो कई सालों लग जाएंगे भोजन को पचने में, अगर एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू पाचन होगा तो। लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में जल्दी से पाचन हो जाएगा। मतलब किसी अभिक्रिया की गति को एंजाइम क्या करते हैं, 1 करोड़ गुना तक बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी रिएक्शंस होती है उसके क्या मार्ग को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। जैसे रिएक्शन इस तरीके से हो रही थी, एंजाइम की प्रेजेंस में जल्दी से हो जाएगी, डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता मिल गया आपको। ये एंजाइम की प्रेजेंस में, ये विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस में, तो कई साल लग जाएंगे ना। तो एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ये किसी अभिक्रिया की गति को 1 करोड़ गुना तक बढ़ा देते हैं। बढ़िया बात है। ये अपने कार्य में अत्यंत विशिष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि भैया इन्वर्टेज एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है तो इन्वर्टेज को यहां पर भी ले लें कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको फिजिक्स वाला टीचर फिजिक्स से पढ़ाता है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, बायो वाला बायो, तो ऐसा नहीं कि हर एंजाइम हर जगह एंजाइम जो है सभी जगह काम में आ जाए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जैसे माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, लेकिन माल्टेज एंजाइम यहां थोड़ी काम आएगा क्या, माल्टेज एंजाइम यहां थोड़ी काम आएगा कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर ले। तो ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। समझ में आया ना ये बात, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। ये अपने कार्य के अत्यंत विशिष्ट होते हैं, अर्थात विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट एंजाइम उपयुक्त होते हैं या प्रयुक्त होते हैं। ओके, तो जो एंजाइम जहां पर काम आ रहा है वहीं पर काम आएगा। ऐसा नहीं कि यूरियज एंजाइम यहां पे ले लो आप कि लैक्टोज को ग्लूकोज में, ऐसा नहीं होगा। यूरियज एंजाइम का क्या काम क्या है, यूरिया को अमोनिया में चेंज करना। यह अभिक्रिया समाप्त होने के बाद उत्प्रेरक के समान अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि आपको हम पढ़ा रहे हैं, 12th का कोर्स करा रहे हैं, आप 12th से आगे चले जाओगे, जो भी आप कोर्स करोगे, बीएससी में करोगे, बीएससी में जाओगे या फिर आईआईटी नीट जहाँ पर भी जाना हो आपको अपने फील्ड में जाओगे। लेकिन हम तो वापस यहाँ पर है, अगली बैच आएगी 12th की, वापस उसको पढ़ाएंगे। तो हम तो अपनी जगह पर ही है। हमने पार्टिसिपेट किया था आपके साथ में, साल भर से कॉन्टेक्ट बनाए रखा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़े कि अगली बैच आ गई, उनको वापस इंप्रूव करना है प्रोडक्ट में। मेरी बात समझ गए आप। तो ये क्या होते हैं, ये अभिक्रिया समाप्त होने के बाद उत्प्रेरकों के समान अपने मूल अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि आप किसी 9th 10th में किसी टीचर से पढ़े होंगे, उस टाइम पे आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहे होंगे, लेकिन आज जो 9th 10th पढ़ाते हैं वो टीचर क्या है, दूसरे बच्चों को पढ़ाने लग गए, उनको रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लग गए, और आप क्या है, हट गए। मतलब अभिक्रिया समाप्त होने के बाद एंजाइम हट जाता है, वापस क्या है, उनका दूसरा काम है अगली बेचेज आ रही उसको पढ़ाना। मतलब उस अगले जो रिएक्टेंट आ रहे हैं उनको किस में कन्वर्ट करना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ओके, इनकी अभिक्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। क्या होती है, तीव्र गति से। मान रहे हो ना आप हमको एंजाइम, मान रहे हो ना आप हमको कैटलिस्ट। कैसे, अगर हमारी प्रेजेंस में अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो इमेजिनेशन करोगे कोई टीचर्स आपको नहीं मिले और आपको खुद को पढ़ना है, तो कई साल जो 12th का सिलेबस है शायद उसको आपको अच्छे मार्क्स लाने में और पूरा सिलेबस कवर करने में शायद ज़्यादा समय लग जाए। सेल्फ कितना पढ़ोगे, कितना का आप डिस्कवरी करके करोगे, कितनी खोज करोगे, कैसे समझ पाओगे। तो वो क्या है, एक एंजाइम जो है, कैटलिस्ट जो है, वो रिएक्शन को जल्दी से करवा देते हैं, एक समय पर करवा देते हैं। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ये मैंने बता दिया एंजाइम और उत्प्रेरक अभिक्रिया कि माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है, एमिलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करवाने में मदद करता है, यूरियज एंजाइम यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो अमोनिया में कन्वर्ट करवाता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनता है इसकी प्रेजेंस में, न्यूक्लियस एंजाइम डीएनए आरएनए से क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं।
मेरी बात को समझे आप, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। अब एंजाइम की कार्यप्रणाली देखिए, कैसे एंजाइम काम करते हैं। तो देखिए एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया 3 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, ध्यान से देखिएगा, 3 स्टेप में। सबसे पहले तो क्या हुआ, मैं जो कह रहा हूं उसी तरीके से सुनना। जैसे कि कोई 12th की बैच मेरे पास पढ़ने आई, ठीक है, तो एंजाइम और 12th की बैच का हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, बैच हो गया। उनको अच्छी तरह से पढ़ाया मैंने, ताकि वो सब क्या हो गए, पास हो गए। और वो क्या बन गए, ES से, यहाँ पे सबस्ट्रेट थे, अब क्या बन गया, प्रोडक्ट। मतलब वो 12th के स्टूडेंट नहीं रहे, अब वो किसके स्टूडेंट हो गए, BSc के स्टूडेंट हो गए, अगली क्लास में चले गए। तो S से क्या हो गया, P हो गया। अब वो S नहीं रहा, 12th नहीं रहा, अब कौन सी क्लास हो गई, वो BSc हो गई। जो प्रोडक्ट बनना था उसमें कट आउट हो गए, ठीक है, BSc में चले गए। अब मेरा क्या काम है, चलो वापस मैं निकल गया, तू प्रोडक्ट में, तू BSc में जा तो जा, कोई दिक्कत नहीं, ओके, या जो भी करना है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए वो वाली प्रोसेस है। तो यहां देखना, जैसे कि यहाँ पे क्या है, E+S क्या बना, ES, और ES से क्या बन गया, हमारे संपर्क में रहे तो ES क्या बन गया, EP बन गया, नॉलेजेबल पर्सन बन गया। वो S से क्या बन गया, P मतलब नॉलेजेबल पर्सन बन गया, ES से EP बन गया, और EP से क्या बन गया, वापस हम हट गए, तुम्हारा काम हो गया, तुम नॉलेजेबल पर्सन हो गए, तुमको अच्छा सिलेबस आ गया, चलो हम वापस हट गए, और वापस जो प्रोडक्ट है वो निकल चुका है। वापस हमारा काम है, अगली बैच को पकड़ेंगे, वापस ES होगा, ES से वापस EP में कन्वर्ट करेंगे, EP से वापस E+P बन जाएगा। मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो प्रोसेस देखो, पहले एंजाइम के संपर्क में कौन आया, सबस्ट्रेट, तो ES बन गया। हमने उसके हमारे संगत में रह के उस एस को क्या कर दिया, EP में कन्वर्ट कर दिया। जैसे EP में कन्वर्ट हो गया, चलो ठीक है, अब तुम सर्वाइव कर लोगे, तो वापस एंजाइम हट गया और प्रोडक्ट निकल गया। ओके, समझ में आई मेरी बात। तो एंजाइम क्रियाधार, ये क्रियाधार है, सबस्ट्रेट है, के साथ बनकर एक सक्रिय संकुल, इसको क्या कहते हैं, सक्रिय संकुल, ES को क्या कहते हैं, सक्रिय संकुल, सक्रिय संकुल बनता है। इस संकुल के भीतर क्या कर रहा है, उसको क्या एक्टिव कर रहे हैं। इस संकुल के भीतर उत्पाद के अणु बन जाते हैं। किसके बन जाते हैं, उत्पाद के अणु बन जाते हैं, जो एंजाइम के साथ नया संकुल बनते हैं। तो ये सक्रिय संकुल है, एक नया संकुल ये बन गया, EP बन गया। तो EP एंजाइम का उत्पाद के साथ बना संकुल है। EP क्या है, एंजाइम का उत्पाद के साथ बना संकुल है, और ये सबस्ट्रेट के साथ बना संकुल है। यहां पर कुछ भी नॉलेज नहीं था, EP में कन्वर्ट हो गया। EP एंजाइम का उत्पाद के साथ बना संकुल है। फिर एंजाइम उत्पाद संकुल में से उत्पाद पृथक हो जाता है। फिर एंजाइम उत्पाद संकुल, एंजाइम उत्पाद संकुल, एंजाइम उत्पाद, एंजाइम प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, एंजाइम उत्पाद संकुल में से उत्पाद पृथक हो जाता है। मुक्त हुआ एंजाइम पुनः उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो ये एंजाइम की कार्य प्रणाली है। मेरे हिसाब से आपको ये जो आज मैंने बताया, एंजाइम की कार्य प्रणाली, एंजाइम्स के गुण और एंजाइम्स क्या होते हैं और कौन से एंजाइम कहां पर काम में आते हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। साथियों, आपके पास समय बहुत कम बचा है, दिसंबर चल रहा है, अभी जनवरी फरवरी आ जाएगा, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए 15-15, 20-20 दिन भी आपके पास नहीं बचे हुए। सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए और मन लगाकर पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।